ये कहानी अहमदनगर के एक छोटे से गांव की है जहां तीन भाई रमेश, सुरेश और दुर्गेश रहते थे। दोनों बड़े भाई बहुत ही चालाक और कामचोर थे, पर छोटा भाई दुर्गेश मेहनती और उदार था। छोटा भाई दुर्गेश दिन भर मेहनत करता और बड़े दोनों भाई आराम करके अपना दिन बिताते। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक आधी जमीन भी नहीं खुदी है। और ये काम हो जाए तो फिर जंगल लकड़ी काटने चले जाना, और कोई बहाना नहीं चलेगा। आप फिक्र मत करो भैया, मैं सारा काम कर दूंगा। सुबह से खेतों में काम करने के बाद और जंगल में लकड़ियां काटकर अब मैं बहुत बुरी तरह थक गया हूँ। चलो अब जल्दी से इन्हें बांध कर घर ले चलता हूँ। तभी जंगल के रास्ते में, ए ऊपर वाले। अरे क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मुझे थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाती तो थोड़ा आराम हो जाता। फिक्र मत करिए, मैं अभी आग जलाने की व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन बेटा, यह लकड़ियां तो तुमने बहुत मेहनत करके काटी थी। आप उसकी चिंता मत करिए बाबा। और फिर दुर्गेश बाबा के लिए आग जला देता है। बाबा, सिर्फ आग जलाने से तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, आपको कुछ दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। किंतु इस जंगल में, बेटा, ये जादुई जंगल है, यहाँ सारे रोगों की दवाई मिल जाती है। तो फिर बताइए ना बाबा, आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी। लगता है बेटा, तू मुझे ठीक करके ही मानेगा। तो सुनो बेटा, नदी के उस पार लाल फूलों का एक पेड़ है। अगर तुम वहां जाकर मेरे लिए दवाई ले आओ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ बाबा। लेकिन बेटा, इतनी ठंड में तुम वहां कैसे जाओगे? नदी का पानी बहुत ठंडा होता है। बाबा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। लगता है यही वह लाल फूलों वाला पेड़ है। इसे जल्दी से तोड़कर बाबा को दे देता हूँ। और फिर घर भी तो जाना है, नहीं तो दोनों भाई मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। और फिर दुर्गेश जल्दी से उन फूलों को तोड़कर बाबा को खिला देता है। अरे वाह बाबा, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे। और फिर दुर्गेश बिना लकड़ियों के अपने घर चला जाता है। अरे वो नालायक कामचोर कहीं का, इतनी लेट कैसे हो गए? और लकड़ियाँ कहाँ हैं? क्या जंगल में नींद लग गई थी? अरे नहीं नहीं भैया। और फिर दुर्गेश सारी कहानी अपने भाइयों को बताता है। उपकार करने तुमको साधु बाबा ही मिले थे, अब हम पर एक और उपकार कर दे। जल्दी से खाना बना दे, बहुत तेज भूख लग रही है। राजकुमारी को क्या हुआ वैद्य जी? राजकुमारी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है महाराज। अब तो इनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। मैं जितना कर सकता था मैं कर चुका हूँ महाराज। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी में लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। मेरे पास इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक विशेष घोषणा की है। हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी एक बहुत ही बुरे रोगों से ग्रसित हैं। कोई भी वैद्य हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगर कोई भी उन्हें स्वस्थ कर देता है तो महाराज उसे अपना आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह करवा देंगे। ये खबर सुनते ही दोनों भाई राजा के पास जाते हैं। महाराज महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी राजकुमारी को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। अच्छा, अगर तुम ऐसा करते हो
तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। महाराज, तब तो शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। बाबा जी, बाबा जी, मेरी सहायता कीजिए। कौन हो बेटा तुम? बाबा, मैं तो वो लकड़ी काटने वाले का भाई हूँ जो कल आपकी मदद करने आया था। उसने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा बालक, वो लड़का, वो तो बहुत ही अच्छा है, पर तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, हमारी राजकुमारी की तबीयत बहुत ही खराब है। उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाया। अब आप ही कुछ कीजिए। समझ गया, तो तुम राजकुमारी को ठीक करना चाहते हो, बस यही ना? अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें बाबा तो अच्छा होगा। ठीक है, इस जंगल के अंत में जो पहाड़ है उस पर एक नींबू का पेड़ है। उस नींबू के रस को राजकुमारी को पिला देना। राजकुमारी एकदम ठीक हो जाएगी। वहाँ तो मैं एकदम आसानी से चला जाऊंगा बाबा, लेकिन तुम मेरी एक बात का ध्यान रखना। उस पेड़ के नीचे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें फल स्वरूप प्राप्त होगा। वह एक चमत्कारी पेड़ है। वह केवल मनुष्य की एक ही मनोकामना पूर्ण करता है। इतना सुनते ही रमेश उन पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। उस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते रमेश की हालत खराब हो जाती है। आखिरकार मैं इस पेड़ तक पहुंच ही गया। काश अगर ये नींबू का पेड़ ना होकर एक बरगद का पेड़ होता तो मैं इसकी छाया में थोड़ा सा आराम कर लेता। नींबू का पेड़ तुरंत एक बरगद के पेड़ में बन गया। हे भगवान, यह क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? और रमेश अपनी गलती पर पछता रहा था। महाराज, महाराज, मैं भी एक अवसर चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास। अब तो राजकुमारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। बहुत दूर चलने के बाद सुरेश उस पेड़ तक पहुंच जाता है। मेरी हालत तो खराब हो गई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब तो बहुत तेज भूख भी लगने लगी है। काश ये नींबू की पेड़ की जगह एक सेवफल का पेड़ होता। सुरेश के इतना बोलते ही वह पेड़ एक सेवफल के पेड़ में बदल जाता है। रमेश की तरह सुरेश भी अपनी गलती पर पछता रहा होता है। महाराज, मेरा नाम दुर्गेश है। मैं भी राजकुमारी को बचाने का एक प्रयत्न करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बालक, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बाबा, मैं भी राजकुमारी को बचाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर दुर्गेश बिना कोई गलती किए हुए उस पहाड़ पर लगे नींबू तोड़ लेता है और उसके रस से राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ और अपने वादे के मुताबिक मैं इन दोनों की शादी और आधा राज्य इसको सौंपता हूँ।